बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आप लोग कल के उज्जवल भविष्य हो। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 के नई एनसीईआरटी सिलेबस से गणित बता रहे हैं, जिसमें पाठ एक में वास्तविक संख्या और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अवगत कराएंगे। बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक सीखने की कोशिश करें और अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। हमारा आज का टॉपिक है कक्षा 10 के विषय का पहला अध्याय का परिचय, जिसमें हम वास्तविक संख्या और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या क्या है, इनमें कौन कौन सम्मिलित हैं, चले वास्तविक संख्या की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या है क्या। तो चलें वास्तविक संख्या की ओर। यह है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया है। पहला जो है वास्तविक संख्या, वो उसके भी कुछ भाग हैं। और क्या है, पहला जो है प्राकृतिक संख्या आ जाती है। पहला जो है आपको प्राकृतिक संख्या है। दूसरा जो है आपको पूर्ण संख्या है। तीसरा जो आपका है वो पूर्णांक संख्या है। चौथा आपका हो गया परिमेय संख्या। और पांचवा जो है आपका अपरिमेय संख्या हो गया। पांचवा जो आपका अपरिमेय संख्या है। और इसका दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसको काल, ये आपका परिमेय संख्या होगा। वास्तविक संख्या का जो दूसरा पार्ट है वो आपका हो जाएगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। इधर से ही शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम किस चीज से दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम एन से दर्शाते हैं। और प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, यह देखिए। पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको हम एन से दर्शाते हैं। और गिनती की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती की सारी संख्याएं, गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे गिनती क्या चीज है हम आपको बताते हैं। आप लोग पूरे एक क्लास में बैठे हुए सभी विद्यार्थी हैं, और किन्हीं को राकेश नाम के लड़का को कह दिया राकेश स्टैंड अप, और आप काउंटिंग शुरू करो कितने बच्चे हैं। तो काउंटिंग शुरू कहां से करेंगे? एक से। कहां से शुरू करेंगे? एक से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो काउंटिंग गिनती जहां से शुरू किया जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद रखिए, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसको शुरू हम करते हैं प्राकृतिक संख्या जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि। ये आपको क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। ये अनंत है। ये क्या है? अनंत है। इसका कोई गिनती नहीं है। इसको गिनते गिनते थक जाइएगा फिर भी ये आपको खत्म नहीं होगा। 1 लाख 1, 2 लाख 1, 25 लाख 1, 50 लाख 1, कितनो 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, पूरा जिंदगी भर गिनते गिनते थक जाइएगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या खत्म होने वाला नहीं है। तो आप समझ गए ना, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है।
प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की सारी संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब आपको दूसरा जो है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या सॉरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं, इसको बड़ी डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है। क्या चीज से इंडिकेट किया जाता है? बड़ी डब्ल्यू से। पूर्ण संख्या, यहां देखिएगा बहुत ही सुगम और सरल है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण मतलब पूरा संख्या। तो पूर्ण संख्या का सबसे सुगम और सरल उदाहरण क्या चीज, परिभाषा क्या चीज है? जो आप देखिए, नेचुरल नंबर में जीरो को जोड़ना है, सॉरी जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस एन इजकल टू डब्लू। कहने का मतलब हुआ कि प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर देने से वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे ये जीरो से शुरू होगा इत्यादि। ये भी अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। अब पूर्ण संख्या के बारे में जाने। पूर्ण संख्या है क्या? तो प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर देने से वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या पूरा संख्या, पूर्ण मतलब जो अधूरा नहीं है, पूरा है। प्राकृत संख्या को अगर गिनती की सारी संख्या गिनती करने लायक है, पर क्या उससे पूरा संख्या बन सकती है? देखते हैं हम पूरा संख्या बनती है कि नहीं बनती है। यहाँ देखते हैं हम लोग। ये मान लिया जाए कि हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या आता है 10। 10 लिखने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ गई? जीरो को। किस चीज की आवश्यकता पड़ गई? जीरो को, जो कहां से आता है? पूर्ण संख्या से आता है। तो संख्या को पूर्ण करने के लिए सबसे मेन टॉपिक आपका जीरो है। जीरो नहीं रहे, जीरो हीरो है। जीरो क्या है? हीरो है। जीरो हीरो कैसे है जो हम आपको बताते हैं, समझने का कोशिश कीजिए। 1 2 3 8 9 10, इसमें ध्यान दीजिएगा, सॉरी 10 नहीं, इसमें किसी भी संख्या में आप जीरो डाल दीजिए। किसी भी संख्या में जीरो, 1 में जीरो डाल दीजिए, 2 में जीरो डाल दीजिए, 3 में जीरो डाल दीजिए, 8 में जीरो डाल दीजिए, 9 में जीरो डाल दीजिए, ये सीधे 10 गुना उसका वैल्यू बढ़ा देता है। कितना गुना बढ़ा देता है? 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है ये आपको। 1 में अगर जीरो आ गया 10 गुना हो गया, 2 में आ गया 20 गुना हो गया, 3 में जीरो आ गया तो 30 गुना हो गया, 8 में जीरो आ गया 80 गुना हो गया, 9 में जीरो आ गया तो 90 गुना। ये सीधे जीरो जो होता है 10 गुना किसी का वैल्यू को बढ़ा देता है। तो जीरो इज हीरो। जीरो के बिना ये संख्या पूरा नहीं है। तो जीरो का बहुत बड़ा योगदान होता है पूर्ण संख्या में। अब आप लोग पूर्ण संख्या के बाद चलिए कहां चलते हैं जी? पूर्ण संख्या के बाद हम लोग चलेंगे वास्तविक संख्या की ओर, सॉरी पूर्णांक संख्या की ओर चलेंगे, सॉरी पूर्णांक संख्या। तीसरा जो आपको हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या क्या चीज है जो हम आपको बताते हैं? इसको हम इंडिकेट किस चीज से करते हैं? तो जेड से करते हैं। किस चीज से करते हैं? जेड से। पूर्णांक संख्या को इंडिकेट किस चीज से करते हैं? जेड से। पूर्णांक संख्या को जेड से इंडिकेट करेंगे।
और पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या का मतलब होता है पूरा अंक। तो जो संख्या पूर्ण हो, जो संख्या पूर्ण हो, जो संख्या पूर्ण हो, जिसमें जीरो हो, जिसमें जीरो हो तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या भी हो, वह संख्या पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक कहलाता है। जैसे में यहाँ जीरो है तो 1 2 3 4 इधर भी लिखेंगे तो ये -1 -2 -3 -4 इधर भी लिखाएगा। इधर भी डॉट डॉट देंगे तो इधर भी डॉट डॉट देगा। इधर भी इसका दाया पक्ष भी है, इधर भी इसका अंत नहीं है और इधर भी नहीं, दाया पक्ष भी बाया पक्ष। जीरो का दाहिना पक्ष ये आपको धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका कोई अंत नहीं है, ये प्लस में जा रहा है। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 धन है तो बहुत सारे धन जितना भी कहिएगा उसमें भी अथी करेगा, और माइनस में कहिएगा तो ये माइनस में भी जाएगा। तो ये क्या, इसका क्या पूर्णांक का क्या कहना जो आप समझिए कि अगर कोई हर तरह के आदमी को हम समूह में रखेंगे तो मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा धन है वो भी हमारे समूह में रहेगा, जिसको 1 रुपया है वो भी हमारे समूह में रहेगा, 10 रुपया है वो भी रहेगा, 1 करोड़ है वो भी रहेगा, अनंत करोड़ है वो भी रहेगा, और जो जीरो है उसको भी हम अपना परिवार में सम्मिलित रखेंगे। जो जिसके पास 1 रुपया कर्ज है उसको भी रखेंगे, 10 रुपया कर्ज है उसको भी रखेंगे, 1 लाख कर्ज है उसको भी रखेंगे, और 1 करोड़ कर्ज है उसको भी रखेंगे। तो हम अपने परिवार में जिसको कर्ज है उसको भी रखेंगे और जो धनिष्ठ है उसको भी रखेंगे। कहने का मतलब हुआ कि जो साधु हैं, जो संत हैं, जो सन्यासी हैं उनको भी अपने ग्रुप में मैं रखूंगा, और जो धनवान है, गुणवान है उसको भी अपना ग्रुप में रखूंगा, और जो कर्ज है, कर्जखोर है, पूरा कर्ज में डूबे हुए हैं उनको भी मैं अपना ग्रुप में रखूंगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हर तरह का जितने भी अंक है वो धनात्मक में रहे या ऋणात्मक में रहे या धनात्मक ऋणात्मक न रहकर जीरो में रहे, वो सभी अंक पूर्णांक कहलाते हैं, वो पूरा अंक कहलाते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि जो धनात्मक है और ऋणात्मक है अथवा जीरो है वो सारी संख्याएं पूर्णांक में कहलाएगी। जो धनात्मक रहेगा, धनात्मक कहने का मतलब जिसको 1 से गिनती शुरू है वो प्राकृत संख्या कहलाएगा, जिसका गिनती 0 से शुरू है वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद हम आगे पूर्णांक संख्या के आगे हम बताएंगे। तो अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। पूर्णांक संख्या के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। अब हम चलते हैं परिमेय संख्या की ओर। क्या परिमेय संख्या है, तो हम अब आपको परिमेय संख्या लेते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि सीधे परिमेय संख्या को आप क्यू से इंडिकेट करते हैं, और इसका फार्मूला यही जानिए कि जो संख्या P बटा Q यानी अंश बटा हर
अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में हो, वह परिमेय संख्या कहलाता है। वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। जब Q का मान 0 नहीं हो, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे √3, √5, √7, 22/7 इत्यादि। यहाँ देखिए, जो संख्या P बटा Q यानी अंश बटा हर के रूप में हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जो P बटा Q के रूप में हो, जिसमें अंश हो और नीचे हर हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें भी एक बाउंड है कि अगर आपका हर 0 है तो आपका परिमेय नहीं कहलाएगा। हर 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान मिनिमम 1 होना चाहिए। देखिए, परिमेय संख्या 1/2 परिमेय संख्या है। अगर हम पूछे कि 1/2 परिमेय संख्या है तो क्या बोल, सॉरी, ये जितना भी हम आपको बता रहे हैं, ये अपरिमेय का उदाहरण हम आपको बता दिए। सॉरी, ये आपको 1/2, 2/3, 5/7, 2, 4, 8, 0, ये सभी संख्याएं परिमेय है। कैसे है? जो देखिए, यहाँ 1/2, यहाँ हर है, Q है, 2 है, 2/3 में हर है, Q है, 7 में Q है। आप बोलिएगा सर जी 2 में Q नहीं है, आप बोल सकते हैं 2 में Q नहीं है, बट किसी भी संख्या को हम 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, 7 लिखे, कुछ भी लिखते हैं तो उसके नीचे ऑटोमेटिक लगा रहता है। इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं। ये ऑटोमेटिक एक उसके नीचे छुपा हुआ रहता है बटा में। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी 2, 4, 8 कुछ भी लिखे हैं तो उसके नीचे 1, यही नहीं, अगर हम 0 को भी लिखते हैं, 0 को भी यहाँ लिखते हैं तो 0 के नीचे भी 1 है, 0 के नीचे भी 1 है। तो कहिएगा सर जी कि 0/1 परिमेय संख्या है, तो क्या 1/0 परिमेय संख्या है? तो उत्तर होगा नहीं, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 जो है Q का मान 1 से छोटा नहीं, 1 से छोटा नहीं होता है, छोटा नहीं होता है। जबकि 0 जो है क्या है? छोटा है। 0 क्या है? 1 से छोटा है, इसीलिए 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। अब आपको हम चलते हैं परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या की ओर ले चलते हैं। अपरिमेय संख्या आप जानिए। 5वां, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या क्या चीज है जो जानिए। अपरिमेय संख्या बहुत ही आसान तरीका है अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या के बारे में अगर कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कह सकते हैं
कि परिमेय संख्या को अगर अंडर रूट कर दिया जाए तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है। परिमेय संख्या को यहाँ ये हो गया, इत्यादि भी इसमें लगा दीजिए। परिमेय संख्या को अगर अंडर रूट, क्या कहते हैं, अंडर रूट कर दिया जाए तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में √2, √3, √5, √9। यहां देखिए, ऐसा गलती मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? √9 को नहीं डालना है आप लोग को। √9 के इसीलिए नहीं डालना क्योंकि यह भाज्य, ये विभाज्य है। जो विभाज्य हो वह रूट में हो ही नहीं सकता, और जो अभाज्य है वही रूट में हो सकता है। याद रखिएगा, विभाज्य और अभाज्य, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे आज। तो ये रूट निकालेंगे तो 3/3 हो जाएगा, और इसका 3 बाहर निकल के आएगा, इसलिए √9 जो है आपको अपरिमेय संख्या नहीं है। पाई जो हो गया ये आपका परिमेय संख्या हो गया, पर पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसकी पूरा मान इसका नहीं आता है, इसीलिए ये जो आपका हो गया ये परिमेय संख्या हो गया, और पाई जो हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, इत्यादि। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या के बाद आपको अपरिमेय संख्या में भी आपको जानकारी दे चुका हूं। अब आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में थोड़ा सा बतला देता हूं। भाज्य और इसमें आपको बोला गया भाज्य और अभाज्य, ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। भाज्य और अभाज्य संख्या से संबंधित मैट्रिक में बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं। 2 मिनट आप लोग समझ लेंगे, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या जो किसी से कट जाए, जो किसी से कटे, जिसका एक और स्वयं का गुणनखंड छोड़ करके, एक और स्वयं का गुणनखंड छोड़ करके कोई और उसका गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या क्या है? जो एक और स्वयं से कटे, जो सीधे अपने आप में अथी है, सम्मिलित है, सिर्फ एक से कटता है और स्वयं से कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, भाज्य और अभाज्य, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन है, तो जान लीजिए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटा भाज्य संख्या यहां से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम गिनती लिखते हैं। तो इस तरह से जब हम गिनती लिखते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो एक यहां बतलाया जाता है कि अभाज्य संख्या का क्या थी, जो एक और अपने आप से कटे। तो एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या, एक कुछ भी नहीं है, न भाज्य है भाज्य। अगर आपसे पूछे कि क्या एक भाज्य संख्या है, तो नहीं, एक भाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या है तो एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो इसमें अब देखिए, अब जो एक और अपने आप से, तो एक और अपने आप से कौन कटता है? 2 जो है एक और अपने आप से कट रहा है, 3 जो एक और अपने आप से कट रहा है, बट 4 जो है ये किससे कट रहा है? एक और अपने आप को छोड़ करके 2 से भी कट रहा है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। और पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी हमेशा याद रखिएगा सर जी 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि 2 या 3 है या 1 या 2। ये हमेशा याद रखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 2 होती है। अब आपको इक्वलाइड विभाजन प्रमेय में आपको हम बताते हैं। अब आपको हम डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाना चाहेंगे कि वास्तविक संख्या में कौन क्या है नहीं है। इसमें देखिए,
ये आपका प्राकृत संख्या, ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। ये क्या हो गया? प्राकृत संख्या। और ये से बड़ा जो हो गया, इसको लेकर के इसमें सारा परिवार घुसा हुआ है, ये संख्या जो आपको हो गया पूर्ण संख्या। ये आपको हो गया पूर्ण संख्या। और ये आपको पूरा, ये जो हो गया पूरा हो गया है आपका पूर्णांक संख्या। और इससे भी बड़ा जो हो गया ये पूरा लेकर के, इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ये हो गया आपको परिमेय संख्या। और इधर जो हो गया आपको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और ये पूरा परिवार जो हो गया, ये पूरा परिवार जो हो गया ये वास्तविक संख्या हो गया। ये पूरा परिवार जो हो गया क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। अब आप यहां ध्यान दीजिए, एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान दे करके आपको देखना है। क्या देखना है? परिमेय और अपरिमेय दोनों को रखा जाता है, वह वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय, ये जो परिमेय के अंदर आ गया टोटल, परिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर वास्तविक संख्या। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो गया? वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय संख्या भी आ जाता है और अपरिमेय संख्या, ये दोनों मिलाकर के वास्तविक संख्या हो जाती है। तो कहा जाए कि आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों को रखा जाता है तो वह संख्या क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या हो जाता है। अब आप आ जाइए प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो हो गया, गिनती की सारी संख्याएं क्या हो गया? प्राकृत संख्या। बीच में जीरो, राइट हैंड साइड पर धनात्मक, बाया पक्ष धनात्मक जो हो जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक, बाया तरफ ऋणात्मक होता है और दाहिना तरफ क्या होता है? धनात्मक होता है। ये हमेशा याद रखिएगा पूर्णांक में। अब क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? अब आपको यहां ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? यहां ध्यान दीजिए, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है? तो उत्तर होगा नहीं। क्या उत्तर होगा? नहीं। अगर हम 1/2 को लिखते हैं, 2/3 को लिखते हैं, तो ये क्या चीज है? ये आपको क्या चीज है जी? परिमेय संख्या है। ये क्या चीज है? परिमेय संख्या है। और ये पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक क्या है? नहीं है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे क्या सारी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है? क्या सारी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है? क्या सारी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है? तो क्या यहां देख लीजिए, कहने का कोई जरूरत नहीं है। यह प्राकृत संख्या जो है क्या पूर्ण संख्या में है? अगर है
तो क्या लिखेंगे? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। ठीक है ना। अब आपसे अगर कोई पूछ दे क्या 01 परिमेय संख्या है? क्या 01 परिमेय संख्या है? तो क्या 01 परिमेय संख्या है? पीछे भी हम आपको बता चुके हैं क्या है या नहीं। तो इसका निर्णय हम नहीं निकालेंगे। जीरो के परिमेय संख्या का सबसे अच्छा उदाहरण क्या चीज है कि परिमेय संख्या के हर में क्या होना चाहिए? मिनिमम 1 होना चाहिए। मिनिमम क्या होना चाहिए? 1। हर जो है 1 होना चाहिए। तो क्या 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं। यानी क्या 01 परिमेय संख्या है? तो हाँ, 01 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? अब इसको देखिए, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? डायग्राम से देखिए, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? पूर्णांक के अंदर सभी पूर्ण संख्या है, बट पूर्ण संख्या के अंदर सभी पूर्णांक संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, बट पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं होता है। और पूर्णांक में ऋणात्मक होने के कारण ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब आप देखिए, हेलो, अब आप ये समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। प्राकृत संख्या, अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्राकृत संख्या सारी संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या की सारी संख्या पूर्ण संख्या है। और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या की सारी संख्या पूर्णांक संख्या में है। और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या की सारी संख्याएं प्रमेय संख्या में है। और अपरमेय में जो इसका उल्टा है, जो संख्या इस सब में नहीं आता है वो आपको अपरमेय संख्या में आएगा। और उसमें जो छूट गया था काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या सिर्फ कल्पना करने वाला चीज होता है। काल्पनिक संख्या जो होती है ये कल्पना करने का चीज है। जैसे -√2 हम लोग लिखते हैं ना, तो ये ऐसा होता है। पर यही लिखे कि √-2 √-5 ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ कल्पना करने जोग है। ये अंक मान नहीं है, इरोर है, ये गलत है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या चीज? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a = b³ + r। जहाँ क्या है, 0 से बड़ा और बराबर r है और r से बड़ा b है। तो अब हम जानेंगे कि b क्या चीज है, a क्या चीज है, b क्या चीज है, q क्या चीज है, r क्या चीज है। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। ये क्या चीज है, b क्या चीज है, q क्या चीज है और r क्या चीज है, ये हम जानेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि a = b³ + r। ये आप लोग पढ़े होंगे बचपन में भी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भागफल जोड़ शेष होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो भाज्य क्या हो गया? भाज्य हो गया मेरे भाई ए हो गया। भाज्य क्या हो गया? ए। और भाजक क्या हो गया? तो भाजक मेरे भाई हो गया बी। भाजक क्या हो गया? बी। और भागफल क्या हो गया? क्यू हो गया। और शेष क्या हो गया? आर हो गया। ये हम नहीं बता रहे हैं, इसमें दिया हुआ है सब कुछ। अब यहाँ देखिए, ए को क्या लिख देंगे? ए को भाज्य लिखते हैं। ए को क्या लिखते हैं? भाज्य लिखते हैं। बी को लिखते हैं भाजक।
और Q को भागफल लिखते हैं और R को शेष लिखते हैं। ये जब आपको कह रहा है तो इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कहाँ तक क्या है नहीं है, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। 5 लेते हैं और 3 को लेते हैं, 5 लेते हैं और 3 को लेते हैं। ये दो संख्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जब भी रहती है दो संख्या, ये बोलती है कि बिना दो संख्या का अथी नहीं है। तो इसमें 5 और 3 दो संख्या है, 5 और 3 दो संख्या है, तो आपको 3 जो हो गया छोटी संख्या और 5 हो गया बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, 3 को 5 से भागा देंगे, 3 तो कितना मरतबे लगेगा, 1 मरतबे लगेगा, और शेष कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ ये भाज्य हो गया, ये क्या हो गया, भाज्य, ये हो गया भाजक, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेष। अब यहाँ जो बताया गया उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ बता रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर R है। R कौन हो गया, शेष, ये आपको R हो गया, क्या हो गया, R, और भागफल क्या हो गया, Q इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Q। अब भाज्य को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, और भाजक को क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोल रहा, 0 से बड़ा या बराबर R होता है। तो 0 से बड़ा या बराबर R बराबर कितना है, R बराबर 2 है, R बराबर कितना है, 2 है। तो 2 को अब चेक कीजिए, क्या बता रहा है कि R जो है, 2 जो है, हमेशा जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा होता है। तो इसको चेक किया जाए, क्या 2 जो है जिससे हम भाग दिए हैं यानी B जो है, क्या उससे छोटा है। तो ये 3 जो है, B हमारा कितना है, 3 है। तो क्या ये छोटा है, तो S, हाँ यह छोटा है। ये क्या है, R जो है B से छोटा है। एक उदाहरण और लेते हैं, उससे भी हम सिद्ध कर देंगे। 11 और 15, 11 और 15, अब हम 15 से भागा देंगे, इसमें 15 में भागा देंगे, 15 जो आपको क्या हो गया, बड़ा हो गया, 11 छोटा हो गया, 11 से भाग देते हैं 15 में, 11 इकाई 11, 4 बच गया, ये आपका 0 हो गया। तो इसमें आपको भाज्य, इसको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, और ये R हो गया, ठीक ना, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या सिद्ध करना है कि शेष 0 या 4, यहाँ शेष जो हो गया, शेष कितना है, 4 है, 4 जो है, 4 क्या 11 से, ये B 11 है, तो क्या 11 से बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है। तो यानी ये सही है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा R है और R से बड़ा B है। ये हमेशा याद रखिएगा, यही चीज है। अब अगले वीडियो में हम आपको 1.1 के बारे में विशेष रूप से जानकारी देंगे। थैंक यू।